अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स एंड वायरसेस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में, उसका स्टेटस क्या है, दर्जा क्या है, और इसकी लाइफ के बारे में, और ये इफेक्ट क्या है इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को जानदारों और बेजानदारों के बॉर्डर लाइन पे, हद पे से कंसीडर किया जाता है। मींस क्या है कि एक एरिया वहाँ पर है, नॉन लिविंग्स हैं। नॉन लिविंग्स के करैक्टर क्या होते हैं? ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये ग्रो नहीं कर सकते, ये मूव नहीं कर सकते। ये करैक्टर है नॉन लिविंग के। फिर उसके बाद लिविंग करैक्टर क्या है? ये खुद ब खुद ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूव करते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं ये ना मुकम्मल तौर पर नॉन लिविंग है और ना ये मुकम्मल तौर पर लिविंग है। इसके कुछ करैक्टर जो है नॉन लिविंग से मिलते हैं, कुछ करैक्टर टोटल नहीं, और इसके बाद कुछ करैक्टर जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है, टोटली करैक्टर्स नहीं मिलते, लेकिन कुछ करैक्टर जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या है, वायरस बॉर्डर लाइन पे है नॉन लिविंग के और नॉन लिविंग के। ठीक है, आधा ये इधर आता है और आधा जो है ये लिविंग जो एरिया है उस तरफ जो है इसके करैक्टर्स मिलते जुलते हैं। ठीक, इसलिए इसे कहते हैं कि वायरस क्या है, ये बॉर्डर लाइन पे है। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसीडर एज नॉन लिविंग। ठीक है, इसे नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है? इसकी क्रिस्टलाइन नेचर्स होती है, कलमें बन जाती हैं इसकी, इस वजह से इसे नॉन लिविंग तस्वर किया जाता है। और फिर इसके अलावा क्या होते हैं, ये ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर का क्या मतलब है? दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक, इनके अंदर ना सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं, ना न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये इसके अंदर नहीं होते। इस वजह से इसको कहा जाता है ए सेलुलर। जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेलुलर होते हैं। ठीक है, उनके अंदर मुकम्मल जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है। दे शो सम करैक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों तस्वर किया जाता है? इसके अंदर डीएनए होता है। आप लोगों ने 8th में पढ़ा कि डीएनए एक इनहेरिटेड मटीरियल्स है, विरासती मादा है, जिसकी मदद से खसूसियात वालदैन से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा डीएनए के अलावा इसके अंदर आरएनए भी हो सकता है, और जो इसका डीएनए होता है और आरएनए होता है वायरस का, वो एक प्रोटीन कोड के अंदर मौजूद होता है, जिसे कैप्सिड भी कहते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। ये सिर्फ जिंदा सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर्स बढ़ाता है। ठीक है, जब ये नंबर बढ़ाता है किसी जिंदा सेल्स के अंदर, और जब जिंदा सेल से बाहर आता है तो उस दौरान उस जिंदा सेल को डैमेज कर देता है, जिससे क्या होता है कि बीमारियां जो है मुख्तलिफ तरह की वो बीमारियां पैदा होती हैं। जिस तरह अभी कोरोना वायरस जो है ये लंग्स के जो सेल्स हैं उसमें रिप्रोड्यूस करता है। जब ये रिप्रोड्यूस कर लेता है, अपने नंबर बढ़ा लेता है, उसके बाद सेल से बाहर आता है, उस दौरान सेल को ख़त्म कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिससे फिर बीमारियाँ होती हैं। फिर इसके अलावा इसे ऑर्गेनिज्म तस्वर नहीं किया जाता, इसी वजह से इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया। ठीक है, जो 5 किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, पनेरा, एल्जी वगैरह, उसमें इसे प्लेस नहीं किया गया, क्योंकि इसे जिंदा ऑर्गेनिज्म तस्वर नहीं किया जाता। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो बेस है वो उसके मूड ऑफ न्यूट्रिशन पर है। ठीक है, फिर इसके अलावा उसकी जेनेटिक्स के ऊपर है। तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर नहीं है। Prions and viroids are also cellular particles are not included in 5 kingdom classification. Prions और viroids जो है ये भी एसेलुलर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मुकम्मल सेल नहीं है ये, इसको भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। प्रायोन्स क्या होते हैं? प्रायोन्स ये सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है, इनके अंदर आरएनए डीएनए भी नहीं होता, इतने सादा होते हैं प्रायोन, लेकिन फिर भी ये डिजीज़ काज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरॉइड जो है ये सिर्फ आरएनए, सर्कुलर आरएनए इनके अंदर जो होता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, प्रोटीन नहीं होती। लेकिन जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर प्रोटीन भी होती है और आरएनए या डीएनए होते हैं। लेकिन प्रायोन्स में सिर्फ प्रोटीन, पी से प्रायोन्स और पी से प्रोटीन, याद रखने के लिए। ठीक है, अक्सर बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं कि प्रायोन्स किससे बना होता है। फिर उसके बाद जो वायरॉइड्स है ये सिर्फ आरएनए का, इसके अंदर प्रोटीन नहीं होती। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ जो हैं ये पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर काज करते हैं। ये था वायरस।
फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक, ये पढ़ना है हमने। ये होता क्या है, मकसद क्या है इसका, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का काम क्या है। ठीक है, इसका आंसर्स हम देखते हैं अब। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये एक मेथड है, एक तरीकाकार है जिसमें ऑर्गेनिज्म को साइंसी नाम दिए जाते हैं। ठीक है, जैसा इसके नाम से जाहिर हो रहा है, बाइनोमियल्स मीन्स के दो नामों पर मुश्तमिल किसी भी स्पीशीज का साइंटिफिक नेम। बाई मतलब टू, नोमियल नेम, ये लैटिन ज़बान का वर्ड है, उससे अखज़ किया गया है। और इसमें जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस होता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी स्पीशीज़ का, उसका जो सेकंड वर्ड होता है, सेकंड नेम जो होता है वो स्पीशीज़ नेम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है इंसान का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। इसमें जो होमो है ये जीनस है, जीनस नेम है, और सैपियंस जो है ये स्पीशीज़ नेम है। फिर उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस, जो पैदा हुए 1707 में और वफात पाई 1778 में। एडी का मतलब होता है आफ्टर डिमोनियन, मीन्स कि हज़रत ईसा इस्लाम के दौर के बाद। इन्होंने सबसे पहले इसको ना सिर्फ मुतारफ़ करवाया बल्कि इसको अपनाया भी उन्होंने, और उन्होंने मुख्तलिफ स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम दिए जो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वही साइंटिफिक नेम जो इन्होंने 18वीं सदी में दिए थे स्पीशीज़ को, जो इन्होंने 18वीं सदी में स्पीशीज़ को दिए थे। ठीक है, फिर इसके अलावा कार्लस लिनियस ने, हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, उन्होंने क्लासिफिकेशन भी दी थी। और दूसरा जो इनका इम्पोर्टेंट काम था कार्लस लिनियस का, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ रूल्स बनाए गए स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम देने के। ठीक है, वो रूल्स क्या हैं जो नोमेनक्लेचर के अंदर इस्तेमाल होते हैं स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम के लिए, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसे लिखा जाता है साइंटिफिक नेम को इटैलिक स्टाइल में। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लिखा जाता है इसे। फिर इसके अलावा जब इसे हाथ से लिखा जाता है तो इसे अंडरलाइन किया जाता है, जिस तरह लास्ट में हमने पढ़ा अभी होमो सैपियंस का। ठीक है, अगर हाथ से लिखेंगे तो इसे, अगर साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन, दोनों जो इसके नेम्स है दोनों को लहदा अंडरलाइन करना है। और अगर इसे प्रिंटेड किया जाता है उससे तो फिर इटैलिक स्टाइल में लिखेंगे, थोड़ा टेढ़ा। इसमें द फर्स्ट टर्म जेनेरिक नेम, इसमें जो पहला टर्म होता है, पहला वर्ड होता है, वो जेनेरिक नेम होता है, उसे हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। और दूसरा जो स्पीशीज़ नेम होता है उसे कैपिटल लेटर से नहीं, स्मॉल लेटर से उसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद साइंटिफिक नेम जो है मुकम्मल लिखा जाता है आमतौर पर, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर, मज़मून के अंदर एक ही साइंटिफिक नेम बार बार रिपीट हो रहा होता है तो फिर उसका एब्रीवेटेड, उसका सिंबल लिख लिया जाता है। जिस तरह एग्जांपल दी हुई है एस्चेरिचिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। तो अगर ये नेम बार बार, साइंटिफिक नेम बार बार इस्तेमाल हो रहा हो सेंटेंस के अंदर तो फिर इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। इसका जो जीनस नेम है उसका एब्रीवेशन लिखा जाता है, जिस तरह एस्चेरिचिया का एब्रीवेशन ई, तो फिर इसे ई कोलाई शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ताकि इसे लिखने में कोई दुश्वारी ना हो। ठीक है, दो रूल्स पढ़े हमने, पहला है इटैलिक स्टाइल्स अंडरलाइन, दूसरा जो है पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा स्मॉल। दो रूल, तीसरा रूल जो था इसे, इसका एब्रीवेटेड भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है इसी, और उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के इस्तेमाल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये दो चीज़ें देखेंगे हम इसमें। इसमें क्या होता था कि बायोलॉजिकल जो रिसर्चर थे उन्हें कॉमन नेम से, जो आम नाम इस्तेमाल होते थे, उससे दुश्वारियाँ होती थी उसका इस्तेमाल करने से। जिस तरह सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, बायोलॉजिकल मेथड के अंदर लास्ट स्टेप था उसका रिपोर्टिंग द रिजल्ट को शाया करना। उसमें क्या होता था कि जब कोई बायोलॉजिस्ट किसी चीज़ के ऊपर सर्च करता था, ठीक है, उसके तमाम पहलू को देखता था, जांचता था, तो फिर उसके बाद वो एक कमेटी के अंदर, बायोलॉजिस्ट की एक कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर उसको रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, अगर वो अपने रिसर्च के अंदर किसी स्पीशीज़ का कॉमन नेम इस्तेमाल करेगा जो उस इलाके में बोला जाता है, तो वो नेम वहाँ पर बैठे बाकी मुल्कों से आए बायोलॉजिस्ट को समझ नहीं आएगा, जिनकी मुख्तलिफ लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें क्या होती थी, दुश्वारी होती थी अपनी बात को, अपनी रिसर्च को समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह अनियन है, इसे उर्दू में प्याज कहते हैं।
फिर इसके अलावा बाकी ज़ुबानों में इसे गंडा भी कहते हैं पंजाबी में, बसल भी कहते हैं, वसल भी कहते हैं सराइकी में। और फिर इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ में दूसरी लैंग्वेज में इसके दूसरे नाम भी। ठीक है, अगर पाकिस्तान से कोई बायोलॉजिस्ट जाता है तो बताता है कि मैंने प्याज पे रिसर्च की है, तो वो लोग प्याज से वाकिफ़ नहीं है, वो इस प्याज को किसी और नाम से जानते हैं, तो वो उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि ये सर्च किस चीज़ के बारे में। माना कि अभी ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स होती हैं, उससे पता चल जाता है, शिनाख्त हो जाती है, ये वो वाली चीज़ है। लेकिन 18वीं सदी में ये शुरू हुआ था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो उस वक्त ज़्यादा वादे डायग्राम नहीं थे, तो इसलिए एक ये भी वजह बनी स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम देने की। ठीक है, अनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो है अलियम सीपा। ठीक है, इसमें जीनस नेम कैपिटल पहला लेटर जो है पहला नेम, दूसरा जो है स्मॉल लेटर से एलियम सीपा। ठीक है, इसे इटैलिक स्टाइल में लिखा गया, इसी वजह से इसे अंडरलाइन नहीं किया। फिर दूसरी वजह क्या थी, इसकी दूसरा प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड का इस्तेमाल किया गया। बाज़ दफ़ा क्या होता था कि सेम नाम जो था मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का सेम ही नाम था। जिस तरह एक परिंदा है ब्लैक बर्ड को जो है ये नाम जो है कौवे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और रेवन एक परिंदा पहाड़ी कौवा, उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक बर्ड में। है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लेकिन इन्हें सेम नाम से पुकारा जाता है, तो ये भी एक वजह बना स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम देने की। फिर इसके अलावा जो कॉमन नेम आम अमूमी नाम इस्तेमाल होते हैं किसी इलाके में, उसके साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, मीन्स कि उससे उस स्पीशीज़ के करैक्टर वाजे नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर, फ़िश के जो करैक्टर्स होते हैं वो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उनके अंदर फिन्स होते हैं तैरने के लिए, और इनके अंदर गिल्स होते हैं रेस्पायर करने के लिए। फिर इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्हें फ़िश कहा जाता है, सिल्वर फिश ये वाली, ठीक है, ये बुक्स वगैरह के अंदर होती हैं, अलमारी में लैब के अंदर ये मौजूद होती हैं। फिर इसके अलावा क्रे फिश है, ये समुंदर के अंदर होती हैं, जेली फिश ये समुंदर के अंदर होती है, स्टार फिश ये भी समुंदर के अंदर होती हैं। तो इन सब के नाम के साथ क्या है, फ़िश आ रहा है, मतलब कि फ़िश से मतलब ये वाजे हो रहा है कि ये वर्टिब्रेट हैं सारे के सारे, ये इनके अंदर फिन्स भी हैं और इनके अंदर गिल्स भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्टिब्रेट नहीं है, इनके अंदर फिन्स भी नहीं है, प्रॉपर फिन्स जो फिश के होते हैं, और इनके अंदर गिल्स भी नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि इन ऑर्गेनिज्म की इन नाम से उनकी खसूसियात वाज़ेह नहीं हो रही। ठीक है, एक ये भी वजह बनी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने की। तो इन तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए फिर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए गए, किसका इस्तेमाल करते हुए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हुए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है जब से कार्लस लीनियस ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसी से इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर स्पीशीज़ दो अल्फाज पर मुश्तमिल नाम से पहचानी जा सकती है। ठीक है, अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड मतलब वाज़ेह तौर पर पहचान की जा सकती है ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ की। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करके हम ये तमाम तरह की कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ी, और इसके अलावा इसे ये सेम नेम जो है, सेम साइंटिफिक नेम जो है पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है बगैर उसे ट्रांसलेट किए। आपके सिलेबस में कुछ कॉमन नेम और उनके साइंटिफिक नेम ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। अनियन का है एलियम सीपा, फिर उसके बाद कॉमन सी स्टार का स्टार फिश का एस्ट्रियस रूबन्स, और हाउस क्रो कवे का जो है कार्वस स्प्लेंडेंस। ठीक है, एलियम सीपा, एस्ट्रियस रूबन्स, कार्वस स्प्लेंडेंस, ये भी आप लोगों ने अच्छे से याद करने। नेक्स्ट है, फिर उसके अलावा हमने कुछ रूल्स पढ़े बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, किस तरह किसी भी स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम दिया जाता है। फिर उसमें से एक ये भी है कि कोई रिसर्चर जो है जो किसी स्पीशीज़ को बयान कर रहा है या उसको क्लासीफाइड कर रहा है, तो उस साइंटिस्ट के नाम पे भी उस स्पीशीज़ को नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्चिड ट्री, ये एक ऑर्चिड ट्री है, ये एक नुमाइशी पौधा है। ठीक है, जिसे पहाड़ी बोनी भी कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम जो है, जिसका साइंटिफिक नेम है बाहिनिया वेरीगेटा, और ये नेम इसको जो मिला है स्विस बोटानिस्ट के नेम से, बाहिन के नेम से। ठीक है, और ये पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, जनूब मशरकी एशिया में ये नुमाइशी पौधा जो है ये पाया जाता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ कलर में होते हैं इसके फूल, वाइट भी होते हैं, इसमें पर्पल भी होते हैं, रेड भी होते हैं।
ठीक है, ये भी एक किसी भी स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम देने का कि उसका नेम किसी भी वर्कर बायोलॉजिस्ट वर्कर के नाम पे रखा जा सकता है। फिर इसके अलावा इस टॉपिक में से जो आज हमने पढ़ा, इसमें से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं? डिफाइन टैक्सोनोमिक हायरार्की, ये पहले टॉपिक में से है, इससे पहले का। इसमें जो है, इसमें ये है डिफरेंशिएट बिटवीन वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। फिर वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, वाई, ये आप लोगों ने लिखना है आंसर वही वायरस वाले टॉपिक में से। फिर इस टॉपिक में से जो है, इस टॉपिक में से फिर है डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हु इंट्रोड्यूस इट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रिपीटिंग शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों ने अच्छे से करना है। अल्लाह हाफिज़।